हेलो फ्रेंड्स, कार्बन फैमिली आज सेकंड लेक्चर है अपना। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में अपन ने कार्बन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, जिसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है ना, और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये सब अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन के जो यूजेस हैं, मतलब ग्रेफाइट के, डायमंड के, इन सब के जो यूजेस हैं वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे सिलिकेट, सिलिकॉन्स, अच्छा कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, उनको डिस्कस करेंगे आज अपन। और इसके अलावा सिलिकेट, सिलिकॉन और एल्यूमिनो सिलिकेट जो कि अपन ने पी ब्लॉक पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किए थे, वो एक बार फिर से अपन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए देखें, अपने पास जो एलोट्रॉप्स थे लास्ट टर्न पे अपन ने पढ़ा था, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। देखें यूजेस की बात करते हैं तो ग्रेफाइट फाइबर्स को जो है वो प्लास्टिक मटेरियल के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो प्लास्टिक मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है ना। कार्बन की प्रॉपर्टी है, कार्बन हल्का है, डेंसिटी बहुत कम है कार्बन की, पर कार्बन स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से जब कार्बन फाइबर्स को आप, ग्रेफाइट फाइबर्स को जब आप मिक्स करते हो किसी प्लास्टिक मटेरियल के अंदर, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, जबकि उसका वेट इतना नहीं बढ़ पाता है। तो लाइट वेट हाई स्ट्रेंथ वाले मटेरियल बनाने के लिए अपन ग्रेफाइट फाइबर्स को उसके अंदर मिक्स करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कंपोजिट्स। कंपोजिट्स आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स सच एज टेनिस रैकेट्स। टेनिस रैकेट्स हल्के बहुत होते हैं पर उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिशिंग रोड्स, ठीक है ना, वो भी हल्के बहुत होने चाहिए क्योंकि इजीली आप उसको मूव कर सके, और पर उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो फिश जो है वो वापस आप जब खींचोगे तो उल्टा आपको खींच के ले जाएगी। ठीक है ना। एयरक्राफ्ट की बात करें, एयरक्राफ्ट भी अपन को हवा में उड़ाना है तो हल्का होना चाहिए। कैनन्स की बात कर रहे हैं तो ये सब जो है ग्रेफाइट फाइबर्स जो है इनको मिक्स किया जाता है, किसके अंदर, प्लास्टिक मटेरियल के अंदर मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बीइंग गुड कंडक्टर, अपन जब भी कहीं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने के लिए अपन ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट के अंदर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कंडक्टिविटी शो करता है, तो बहुत ही बढ़िया वहाँ पर वो कंडक्टर की तरह काम करता है। इस वजह से अपन ग्रेफाइट को यूज़ कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोड, और करते भी है एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन के अंदर। ठीक है ना। और कई सारी मेटलर्जीज के अंदर ग्रेफाइट का कैथोड और एनोड दोनों ही बनाए जाते हैं, कैथोड भी बनाया जाता है, एनोड भी बनाया जाता है। ठीक है ना। क्रूसिबल्स मेड फ्रॉम ग्रेफाइट आर इनर्ट टू डाइल्यूट एसिड एंड अल्कलीज। इससे ये भी पता चलता है कि ग्रेफाइट जो है वो डाइल्यूट एसिड और अल्कली के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है ना। जो क्रूसिबल बने होते हैं ग्रेफाइट के, क्रूसिबल का मतलब पॉट, ठीक है ना, उसके अंदर आप डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एल्कलीज की जो है रिएक्शंस वो इजीली करा सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट क्रूसिबल के ऊपर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद में देखें और अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बीइंग हाईली पोरस एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस एंड आल्सो यूज्ड इन वाटर फिल्टर्स टू रिमूव ऑर्गेनिक कंटेमिनेटर्स एंड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू एयर कंट्रोल ऑर्डर। देखें यहाँ पे जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, बेसिकली कार्बन जो है नॉन पोलर होता है। ठीक है ना। कार्बन नॉन पोलर होता है, एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि नॉन पोलर को इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। इसलिए एक्टिवेटेड चारकोल को आजकल बहुत जगह यूज़ किया जा रहा है। आपने कई सारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट देखे होंगे, जैसे शैम्पू देखा होगा, फेस वॉश देखा होगा, कार्बन ब्लैक जिसके अंदर नाम से आता है। ठीक है ना। पेंटीन का शैम्पू है और मेंस का वो फेस वॉश आता है, गार्नियर का। इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बन ब्लैक, और इवन आजकल तो कोलगेट के अंदर भी कार्बन यूज़ किया जा रहा है। ठीक है ना। जो टूथपेस्ट है उसके अंदर, क्योंकि ये सब जो है वो नॉन पोलर इम्प्यूरिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसी वजह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी इसको लगाया जाता है कि ये इजीली क्या करें, जो इम्प्योर गैसेज हैं या जो अदर गैसेज है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब कर ले। एक आपने देखा होगा एड आता था पहले 1 करोड़ का चैलेंज प्योरेट का, उसके अंदर क्या होता था, वो एक आदमी होता था, उस चैलेंज को जीतने के लिए दुनिया भर का गंदा पानी ग्लास के अंदर या बोतल के अंदर इकट्ठा करके ले जाता था और कहता था अब आप इसको फिल्टर करके बताओ। तो वो प्योरेट का जैसे थे वो सब के सब क्या होता था कि एकदम थोड़ी देर बाद क्लियर वाटर निकल के आ जाता था, क्योंकि उसके अंदर क्या कार्बन बेड लगा होता था। कार्बन बेड क्या करता है, वो इम्प्यूरिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और एक ब्लीचिंग पाउडर होता था, तो वो क्लोरीन
जो कि उसको क्रिस्टल क्लियर कर देता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से कार्बन फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है, कई जगह यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। एक्टिवेटेड चारकोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोरस होता है तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है उसका, तो अंदर तक का कार्बन जो है वो एक्टिव होता है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कार्बन ब्लैक की बात करें तो कार्बन ब्लैक जो है, जो एमॉर्फस फॉर्म होती है कार्बन की, उसको ब्लैक इंक बनाने में यूज़ किया जाता है। कोक इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड लार्जली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। कार्बन को फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। कोल गैसिफिकेशन जो अपन ने पढ़ा था, हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर कोल की स्टीम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसको अपन कौन सी गैस बोलते हैं बेटा, सिन गैस या वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं, याद आ रहा हो तो। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की रिएक्शन के अंदर भी अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, डायमंड जो है वो प्रीशियस स्टोन है, यूज्ड इन ज्वेलरी। सभी जानते हैं कि डायमंड जो है वो दिए जाते हैं शादी वगैरह के अंदर, प्रपोज करने के अंदर, ठीक है। तो डायमंड ज्वेलरी के अंदर यूज़ किया जाता है, मनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यूजेस। यहाँ पे अपने यूजेस कंप्लीट होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। कंपाउंड ऑफ कार्बन में सबसे पहले अपने पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे अपन दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो प्रिपरेशन और दूसरी प्रॉपर्टीज़। देखें, प्रिपरेशन की बात करें तो ये अपन फॉर्मिक एसिड से बात करते हैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला देखें, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड के अंदर आप देखेंगे एक तो CO नज़र आ रहा होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। तो अपन इसको क्या करें, फॉर्मिक एसिड के अंदर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दें। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कौन सी गैस दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा। तो लेबोरेटरी में इस तरीके से अपन कार्बन मोनोऑक्साइड को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर की बात करें तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, मतलब क्या करें अपन, कार्बन को हीट करें ऑक्सीजन पर लिमिटेड अमाउंट के साथ में। जब अपन लिमिटेड अमाउंट के साथ में हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अपन जानते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर पढ़ा था अपन ने कि कार्बन जब लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और ऐसा आपने सुना भी होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बन जाती है जब अपन बंद कमरे में अंगीठी को जलाते हैं। अंगीठी मतलब कोयले को जलाते हैं। आप कमरा बंद करके जलाएंगे और सो जाएंगे सर्दी के दिनों में। मना करते हैं, अवॉइड करते हैं कि बंद कमरे के अंदर आप अंगीठी को ना जलाएं। आजकल तो हीटर वगैरह सब चीज़ होती है, फिर भी आपने देखा होगा जहाँ हीटर चलता है, हीटर जो चलता है वो ऑक्सीजन के अमाउंट को कम कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पे बर्न होता है तो ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। इस तरीके से ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाती है, वहाँ पे कम हो जाती है। मैं तो अंगीठी की बात करूं, कोयला पहले पुराने दिनों में क्या होता था, लोग हीटर तो हुआ नहीं करते थे तो कोयला जला के, अंगीठी जला के, जिसको अंगीठी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो वो अंगीठी जला के और रूम में और सो जाते थे। तो रात को जब सोते थे तो वो सुबह उठते नहीं थे, वो उठ जाते थे, सुबह उठ जाते थे सीधे। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि वो जो कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन होता था तो वहाँ की सारी ऑक्सीजन को क्या कर लेता था, वो एब्जॉर्ब कर लेता था, बर्न कर देता था तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता था। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनस होता है। आप सबने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो मैंने कॉम्प्लेक्स की एप्लीकेशन के अंदर भी बताया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एप्लीकेशन में भी बताया था कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन को जाने नहीं देता है। इस वजह से इंसान सुबह उठता नहीं है, डायरेक्ट उठ जाता है, ठीक है ना। इसलिए कार्बन का जब लिमिटेड एयर के अंदर, लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर कंबशन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखें, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इस कार्बन विथ स्टीम, ठीक है ना। तो ये थर्ड रिएक्शन समझिएगा कार्बन विथ स्टीम की। अपन ने लिया यहाँ पे कार्बन, स्टीम मतलब H2O, हीट किया तो बन जाएगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, जिसको अपन कौन सी गैस बोलते हैं बेटा, सिन गैस बोलते हैं। सिन गैस के अलावा और क्या बोलते हैं अपन इसको, सिंथेसिस गैस। कौन सी गैस, सिंथेसिस गैस या वाटर गैस बोलते हैं, जो कि फ्यूल के अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन फोर्थ रिएक्शन की। तो फोर्थ रिएक्शन समझना, कार्बन की रिएक्शन जब अपन करवाएंगे एयर के साथ में, एयर का मतलब होता है O2 प्लस N2। O2 प्लस N2 जब रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, यहाँ पे जल्दी से बताइए फटाफट,
अपने पास बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। गर्म करते ना बेटा, पढ़ी थी रिएक्शन अपन ने, किस में पढ़ी थी जब अपन हाइड्रोजन कंपाउंड पढ़ रहे थे, सिन गैस और कौन सी, वाटर गैस। और इसके अलावा यहाँ पे जो बची CO+2, तो इसको बोलते हैं अपन कौन सी, प्रोड्यूसर गैस। ये सब फ्यूल का, किसका काम करती है, फ्यूल का काम करती है। इस तरीके से अपन फॉर्मिक एसिड से कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन से, कार्बन विथ स्टीम से, कार्बन विथ एयर से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ अपने पास में एक तो कलरलेस गैस है। CO का कोई कलर दिखता है क्या, कभी देखा है किसी ने? CO जो है वो कलरलेस गैस होती है, ठीक है ना। इसके बाद में ऑर्डरलेस गैस होती है, उसकी कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती है, पर फील आती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तब फील आती है, स्मेल नहीं आती है। क्या आती है? फील आती है कि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है। कैसे फील आती है? अभी मैंने बोला था जब कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट कम कर देगी, घुटन महसूस होने लगेगी, सफोकेशन महसूस होने लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो रही है। तो फील होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड फील होगी, स्मेल नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है ना? एक होता है स्मेल आना और एक होता है फील होना, ठीक है। ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, न्यूट्रल कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। पानी में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं करती है, ना तो मीडियम एसिडिक हो पाता है ना मीडियम बेसिक हो पाता है। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रल बोलते हैं, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, क्योंकि उसके डाइपोल की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। नेक्स्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का समझना, एप्लीकेशन यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जब अपन बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो मेटलर्जी के अंदर एलिंगम डायग्राम के अंदर पढ़ते हैं अपन के कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग सभी को रिड्यूस कर सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग सभी को रिड्यूस कर सकती है। ऑल मेटल oxides can be reduced by carbon monoxide. All metal oxides can be reduced by carbon monoxide except alkali metals oblique alkaline earth metal oxides and some other as like Al2O3 and अपन ले सकते हैं यहाँ पे ZNO। NCERT में करेक्शन है, NCERT ने ZNO का भी कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करवा रखा है, पर पॉसिबल नहीं है। वो रिडक्शन बाय कार्बन होता है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है ना। तो देखें एक रिएक्शन को, जैसे Fe2O3 लिया बेटा, Fe2O3 लिया, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट अपन को Fe मिलता है और साथ में मिलता है CO2। ये रिएक्शन अपन मेटलर्जी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्लियर होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो मेटल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जबकि मेटल की तो पॉजिटिव में रहने की टेंडेंसी है, और ये मेटल से भी ऑक्सीजन खींच लेता है। भाई ऑक्सीजन के जुड़ने पे ऑक्सीडेशन होता है, और मेटल तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है ना। पर कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऐसा भयंकर रिएजेंट है जो मेटल से ऑक्सीजन खींच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो उन कुछ मेटल से तो ज़बरदस्ती रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस के अंदर इसको यूज़ करते हैं। फिर अपन ने ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, ठीक है ना। सिनर्जी बॉन्डिंग होती है, ऐसा अपन ने पढ़ा था ना। तो निकल के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाता है, NiCO4। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल बोलते हैं, जो कि ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, और किसी भी मेटल के साथ में ये देखने को नहीं मिलता है, जो कि अपन ने डिस्कस किया था किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हाईली पॉइजनस। तो हाईली पॉइजनस का क्या चक्कर है, इस चीज़ को समझो। ये जो है Fe हीमोग्लोबिन की बात करें, आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये Fe के पास दो ऑप्शन है, एक O2 और एक कौन सा, CO2। तो कॉम्प्लेक्स दोनों केस में बनते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो O2 के साथ में भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट लिखा, और अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको मैंने कॉम्प्लेक्स सेकंड लिखा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है इस कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रेंथ है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है स्टेबिलिटी है वो 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। मतलब इतना भयंकर स्टेबल है कि हीमोग्लोबिन को जब कभी मौका मिलता है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करे या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करे तो वो 300 टाइम्स ज़्यादा चाहत रखता है किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है ना, मतलब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट करिए फटाफट से, फिर उसके बाद में अपन कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आते हैं। अपना कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीट होता है, जल्दी से कंप्लीट करिए। ठीक है बेटा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने लिख लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की सारे पॉइंट्स जो भी एनसीईआरटी में, जो भी अपने कोर्स के अंदर है, वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अपन चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ओर। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CO2, सभी जानते हैं, जाना पहचाना कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अपन बात करेंगे उसकी प्रिपरेशन की और प्रॉपर्टीज़ की। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जब अपन को बनाना है तो अभी अपन डिस्कस कर भी रहे थे, जब कार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, CO2 हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अपन बोलते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और उसमें डाइल्यूट HCl डाल देंगे। ठीक है, तो कार्बोनेट जो है वो वीक एसिड का एनायन है, वीक एसिड का एनायन है तो H+ लेगा तो H2CO3 बना देगा। पर H2CO3 तो खुद अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते हैं स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, तो यहाँ पे CO2 बन जाएगी, H2O बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से अपन बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर CO2 गैस इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। तो ये लार्ज अमाउंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बन जाएगी। याद करें सॉल्वे प्रोसेस के अंदर अपन ने CO2 को ऑब्टेन किया था कैल्शियम कार्बोनेट से, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है CO2 गैस बनाने के लिए। ठीक है ना, CO2 जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टी की बात करें तो एक कलरलेस गैस होती है, CO2 का कोई कलर नहीं है, एनवायरनमेंट में बहुत CO2 है, किसी को दिखती नहीं है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज़ की अगर अपन बात करें तो कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, कोई स्मेल नहीं होती है CO2 की। ठीक है ना, एसिडिक गैस है। CO2 को जब अपन पानी में डालते हैं, देखें यहाँ पे CO2 को जब अपन पानी में डालते हैं CO2 + वाटर तो बनता क्या है, H2CO3, पर वीक एसिड होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है, H2CO3 टूट जाता है किसके अंदर, H+ और CO3 2- और साथ में H+ और HCO3-। इस तरीके से जो है यहाँ पे अपन को H+ मिलता है, कार्बोनेट मिलता है, बाइकार्बोनेट मिलता है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि CO2 को पानी पे डालने पे क्या क्या मिलता है। CO2 को पानी में डालने पे H2CO3 मिलता है, CO3 2 नेगेटिव भी मिलता है, HCO3 नेगेटिव भी मिलता है और H+ भी मिलता है। ठीक है ना, ये तो इससे ये पता चलता है कि CO2 जो है वो एसिडिक है। इसके अलावा इस रिएक्शन को उल्टा कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्ट होता है, ये बेस होता है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। तो CO2 का एक्वस सोल्यूशन एसिडिक होता है। ठीक है, और CO2 जो है वो ब्रिस्क इफरवेसेंस से निकलती है, तेज़ी के साथ निकलती है। कोको कोला का ढक्कन खोलते हैं ना तो एकदम से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, CO2 होती है। ठीक है, तो ब्रिस्क इफरवेसेंस हो गई, कलरलेस हो गया, ऑर्डरलेस हो गया, एसिडिक हो गया, कोई रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करती है क्योंकि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है बेटा, +4 होती है और ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कार्बन की, इस वजह से ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन शो करती है। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखें फोटोसिंथेसिस में कि CO2 जो है वो क्लोरोफिल वाटर के साथ रिएक्शन करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन करके C6H12O6 का फॉर्मेशन कर देता है और अपन इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है ना, तो CO2 जो है वो जो फूड बनाने का काम करते हैं प्लांट्स, वो ग्लूकोज की फॉर्म में इस तरीके से करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ये है मेन चीज़ समझने वाली, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना।
अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है समझना। CO2 वैसे तो हार्मफुल नहीं है, कोई पॉइजनस नहीं है, पर CO2 जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती जा रही है, ये जो जितने भी व्हीकल्स अपन यूज़ करते हैं या जितनी भी अपन हीटिंग शो करते हैं जिसके अंदर कार्बन जलता है और वहाँ पे कौन सी गैस बनती है बेटा, CO2 गैस बनती है। तो पहली बात तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती जा रही है, दूसरी बात इसके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये ईजिली तो कन्वर्ट होता नहीं है किसी के अंदर, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन जो करता है। तो हो क्या रहा है कि CO2 जो बन रही है वो ये तो आपकी अर्थ सरफेस होगी और ये एटमॉस्फेयर हो गया। तो क्या होता है, ये सन की जो रेस होती है, सन की रेस जो आती है अर्थ सरफेस पे आएगी, उसको तो रोक नहीं सकते हो ना आप, पर वो टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है। पर जब क्या होता है कि CO2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर पे, तो क्या होता है, ये गैस, ये जो सन की रेज आती ज़रूर है पर जाती नहीं है। जाती क्यों नहीं है, क्योंकि CO2 उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती तो टूटेगा और नहीं, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो CO2 की अमाउंट बढ़ने से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस जो बना हुआ है अपने अर्थ सरफेस के ऊपर वो बिगड़ता जा रहा है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ग्लेशियर्स जो हैं वो इजीली मेल्ट हो रहे हैं, है ना। पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है और सब जगह जो है एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है। इसके अलावा जो है बारिश के दिनों में बारिश नहीं होती है, गर्मी में और सर्दी में बारिश होने लग गई है। तो ये पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इफेक्ट आ रहा है किसकी वजह से, CO2 के बनने की वजह से, जो कि अर्थ सरफेस पे आने वाली सनरेज को आने तो दे रहा है पर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में ये अपनी प्रॉपर्टी CO2 की कंप्लीट हो गई है। CO2 के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी था और यहाँ पे भी है। तो C डबल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव और C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और अपन बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, ये CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, कलरलेस हो गई, ऑर्डरलेस हो गई, इसके अलावा एसिडिक हो गई, एसिडिक के बाद ब्रिस इफरबसेंस हो गई, ठीक है ना। टन्स लाइम वाटर बरेटा वाटर मिल्की, टन्स लाइम वाटर बरेटा वाटर मिल्की, इस फेमस टेस्ट याद आ रहा होगा जो कि अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, एसिड बेस रिएक्शन के अंदर, के लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, बरेटा वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर CO2 गैस पास करते हैं तो वाइट टर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, लाइम वाटर बरेटा वाटर टेस्ट। समझ में आ गया होगा सबको, तो आप लोग नोट करिए। इसी के साथ में अपना CO2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन इसके बाद में स्टार्ट करेंगे सिलिकेट्स, सिलिकॉन और एल्यूमिनो सिलिकेट्स। कंप्लीट करिए फटाफट से, नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। आपको जो प्रोवाइड करवा रहे हैं नोट्स उसके अंदर भी सारी चीज़ें लिखी हुई है, फिर भी नोट्स एक बार लिखें भाई, लिखें, लिखना ज़रूरी है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। इजी चीज़ है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, पर जब तक लिखोगे नहीं वो याद नहीं होगा, रीड करने से बिल्कुल भी याद नहीं होगा। लिखना बहुत ज़रूरी है, देख देख के लिखें, लिखते चले जाए, इजीली याद होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, जिसके अंदर अपने पास है सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ठीक है। तो पी ब्लॉक अपन ने पी ब्लॉक पार्ट 1 के अंदर सब पढ़ लिए हैं, फिर भी मैं एक बार NCERT चल रहा है तो एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। सिलिकेट की बात करते हैं। सिलिकेट अपने पास में होते हैं, ओम प्रकाश ने कंप्यूटर साइंस ली 23 रैंक पर, याद आ रहा होगा। ओम प्रकाश ने कंप्यूटर साइंस ली कौन सी रैंक पर, 23 रैंक पर। ओ का मतलब कौन सा सिलिकेट था, ऑर्थो सिलिकेट। पी का मतलब बेटा पायरो सिलिकेट। सी का मतलब साइक्लिक सिलिकेट या सिंगल चेन सिलिकेट, है ना। और 2 का मतलब है अपने पास में 2D सिलिकेट। 3 का मतलब है अपने पास में 3D सिलिकेट। ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक, 2D, 3D याद आया होगा। ओम प्रकाश ने कंप्यूटर साइंस ली कौन सी रैंक पर, 23 रैंक पर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट 0, 1, 2, 3, 4 याद आ गया होगा। और अनशेयर्ड ऑक्सीजन
अनशेड ऑक्सीजन क्या थी अपने पास में 4 3 2 1 0, इस तरीके से OPCS और 2 3 इनके फॉर्मूले क्या आए थे बेटा, SiO4 4 नेगेटिव, SiO 3.5 3 नेगेटिव, उसके बाद में आया था अपने पास में SiO 3 2 नेगेटिव, फिर आया था SiO 2.5 1 नेगेटिव और यहाँ पे SiO2। इस तरीके से अपने पास में ये सिलिकेट स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है ना। सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं और जनरली सोडियम मतलब एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो ये अपने सिलिकेट्स का मैंने रिवीजन करवाया है, सब के सब मैंने पढ़ाए थे, इसलिए अपन फालतू यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूजेस की, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के यूजेस की सबसे पहले बात करें तो SiO2 जो है वो क्वार्ट्ज की फॉर्म में मिलता है। मैंने बताया था सिलिका की दो फॉर्म होती है, एक तो क्वार्ट्ज होती है, एक किसेलगुअर होती है और एक सिलिका जेल होती है। मतलब बेसिकली क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो फॉर्म के अंदर अपन को सिलिका मिलता है, SiO2 मिलता है। क्वार्ट्ज जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है प्रेशर कैपेसिटर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रेशर कैपेसिटर होते हैं। जैसे ही आप प्रेशर लगाते हो वहाँ पे सिग्नल चेंज होता है और सिग्नल चेंज होता है तो अपन को वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। इस वजह से अपन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके, फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने स्टेशन पे पहले वेट मशीन देखी होगी, आजकल तो घर घर में इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन होती है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। वेट मशीन के ऊपर जैसे ही आप चढ़ते हो तो प्रेशर लगता है, प्रेशर से जो है उसका कैपेसिटेंस चेंज होता है, कैपेसिटेंस चेंज होने से सिग्नल कन्वर्ट होता है और सिग्नल कन्वर्ट होते ही आपको डेटा नज़र आता है उससे रिलेटेड, ठीक है। घड़ी के अंदर होता है, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर क्वार्ट्ज को यूज़ करते हैं, तो कई सारे क्वार्ट्ज के यूज़ है एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। से मैं बोल रहा हूँ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनके ऊपर प्रेशर लगने से उनकी जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वेरिएशन को शो करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें सिलिका जेल SiO2, ये अपन ने हाइड्रोलिसिस के टाइम पे ही बोला था। सिलिका जेल वो छोटे बारीक पत्थर सा होता है या दाने होते हैं, है ना, ग्रेन्स होते हैं, जिनको पानी में डालते हैं, रात भर पानी में डाल के रखेंगे तो सुबह उठने पर आपको कलरफुल बॉल्स नज़र आएगी, वो सिलिका जेल होता है। या आपने कहीं नए पैकेट्स, कुछ भी आप नया प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आते हैं या नया ब्रीफकेस खरीद के लाते हैं, नया बैग खरीद के लाते हैं, तो उसके अंदर एक वाइट कलर का एक पैकेट होता है। वो वाइट कलर का जो पैकेट होता है वो सिलिका जेल का होता है। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बेसिकली सिलिका जेल इज अ ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल में भी इसका यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो कि सेपरेट करने का मेथड होता है, मेटलर्जी NCERT के अंदर दे रखा है और अपन डिस्कस भी करेंगे। क्या होता है उसके अंदर अलग अलग लेवल पे हम अलग अलग कंपाउंड्स को उनकी डेंसिटी के बेसिस पे एब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है ना। तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन सेपरेशन के मेथड को क्रोमेटोग्राफी। फिर से ढंग से सुनना कि अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से हम जब उनको सेपरेट करते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर सिलिका को यूज़ किया जा सकता है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि जब हम वाटर फिल्ट्रेशन का एक बेसिक प्रोसेस देखते हैं जिसमें हम वाटर को बड़े पत्थर, उससे छोटे पत्थर, फिर और छोटे पत्थर, फिर और छोटे पत्थर, फिर रेत, उसमें से वाटर को जब हम पास करते हैं तो पार्टिकल साइज के हिसाब से इम्प्यूरिटीज जो है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, उसमें से पास नहीं होती। इस तरीके से वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन का ये जो मेथड है इसको आप क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में बात आती है किसेलगुअर एंड एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका जेल इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। जो अभी मैंने प्रोसेस बताया है वाटर फिल्ट्रेशन का, उसके अंदर वाटर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस बताया उसके अंदर जो किसेलगुअर यूज़ किया जाता है, सिलिका की जो फॉर्म होती है, ठीक है ना, एमॉर्फस फॉर्म होती है, पर इसको यूज़ किया जाता है इम्प्यूरिटीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, किसको? किसेलगुअर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यूजेज ऑफ सिलिकॉन्स। तो पहले सिलिकॉन्स पे अपन थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सिलिकॉन सिलिकेट्स की तरह ही होते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा, याद आ रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ऑर्गेनो सिलिकॉन्स हैविंग SiO SI लिंकेज
are called silicons. Organosilicons having SiO-Si linkage are silicons. They are prepared by hydrolysis. पहले अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन करेंगे. किसका करेंगे, ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन्स का 4-N ये याद आ रहा होगा. इस तरीके से यहाँ पे वेराइटी ऑफ कंपाउंड मिलेंगे. R3SiCl मिलेगा, फिर R2SiCl2 और RSiCl3. इनके हाइड्रोलिसिस करवाया अपन ने तो Cl हटता जाएगा, OH लगता जाएगा और फिर अपन उसका पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन करवाएंगे तो वहाँ से SiO-Si लिंकेज हमें मिलते चले जाएंगे. तो याद रखो वापस से क्या कर रहे हैं अपन, सिलिकॉन्स की बात कर रहे हैं. तो ऑर्गेनोसिलिकन्स हैविंग SiO-Si लिंकेज आर कॉल्ड सिलिकॉन्स. दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन्स. और पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन में अपन वाटर हटाते हैं. इससे देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सिंपल सा है. आपने जैसे ये लिया R3SiOH और OHSiR3, यहाँ से वाटर निकाल दिया तो SiO-Si लिंकेज मिल गया, पॉलीमर मिल गया. यही तो अपने क्या है, सिलिकॉन्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो सिलिकॉन्स वही होते हैं किसकी तरह, सिलिकेट्स की तरह, एकदम इक्विवेलेंट बताए थे मैंने. एक तो डाइसिलिकॉन जिसके अंदर एक ही SiO-Si लिंकेज होता है, बाकी सब क्या होते हैं, R. ठीक है ना, एज लाइक डाइसिलिकेट या पायरोसिलिकेट. साइक्लिक सिलिकॉन भी पढ़ा था अपन ने. साइक्लिक सिलिकॉन के अंदर क्या होता है, SiO शेड ऑक्सीजन पर यूनिट कितनी होती है बेटा, शेड ऑक्सीजन पर यूनिट उसके अंदर 2 हो जाती है. फिर उसके बाद में अपन ने चेन सिलिकॉन पढ़ा था. चेन भी टर्मिनेटेड चेन, जैसे सिलिकॉन R. तो वो स्टार्टिंग यूनिट, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे करने के लिए, और वही सब चीज़ें हैं ये सिलिकॉन्स. और यूजेस की अब बात करते हैं तो बहुत सारे इस तरीके से सिलिकॉन्स बनते चले जाते हैं. ठीक है ना. यूजेस की बात करें तो याद आ गए होंगे मेरे ख्याल से सारे सिलिकॉन्स आपको. यूजेस की बात करें तो सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर, देखो R ग्रुप है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है. ठीक है ना, तो वाटर रिपेलिंग हो गया, मतलब हाइड्रोफोबिक हो गया. They have in general high thermal stability, high dielectric strength and resistance to oxidation of chemical. SiO-Si लिंकेज स्टेबल है. सिलिकॉन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो पहले से किसके अंदर है, +4 में, और ऊपर जा नहीं सकता. ठीक है ना. और स्ट्रॉन्ग SiO-Si लिंकेज होने की वजह से फर्दर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इनर्ट है ना. इसके अलावा दे हैव वाइड एप्लीकेशन. दे यूज ए सीलेंट, ग्रीसेज, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स. देखें आपको याद दिलाता हूँ कि गाड़ी के अंदर जो ऑयल डाला जाता है, ल्यूब्रिकेंट की फॉर्म में, वो सिलिकॉन से बताया था मैंने, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं. फिर एक और बताया था मैंने आपको कि ना साइकिल के बेरिंग के अंदर जो ग्रीस लगाया जाता है, ग्रीस समझ रहे हैं ना, उसको सेमी सॉलिड बोलते हैं, वो भी क्या है, अपने पास में सिलिकॉन से है. इसके अलावा अपन ने पढ़ा था प्रेशर कुकर की रबर रिंग जो है वो भी सिलिकॉन से. वाटर रिपेलिंग हो गया, प्रेशर कुकर के अंदर वो रबर रिंग लगा दी जिससे कि पानी बाहर निकल नहीं सकता, और SiO-Si लिंकेज होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई बेटा, बहुत ज़्यादा हो गई. इस वजह से अपन उसको यूज कर सकते हैं. तो जो सिलिकॉन्स है वो लिक्विड भी है, ल्यूब्रिकेंट्स, वो सेमी सॉलिड भी है, ग्रीस, और वो सॉलिड भी है. क्या होंगे, रबर्स, है ना, रेजिन्स होते हैं ये एक तरीके के. इनको धागे की फॉर्म में बनाया जा सकता है. आपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम देखा होगा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम का जो कपड़ा होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है. ठीक है ना, थोड़ा सा शाइनी प्लास्टिक मटेरियल टाइप की अपीयरेंस आती है उसकी, वो सिलिकॉन से. इसके अलावा फायर ब्रिगेड वालों के जो कपड़े होते हैं, हीट प्रूफ, फायर प्रूफ कपड़े जो होते हैं, वो भी क्या है, सिलिकॉन से. तो ये सारे यूजेस अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी एक बार NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपन कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं उसमें डिस्कस करना जरूरी है. नेक्स्ट अपने पास है इसके अंदर एल्यूमिनोसिलिकेट्स. ये लास्ट टॉपिक है अपना. ठीक है ना. एल्यूमिनोसिलिकेट्स के स्ट्रक्चर भी अपन ने पढ़े थे. एल्यूमिनोसिलिकेट्स बेसिकली होते क्या है बेटा, जब सिलिकेट्स के अंदर, सिलिकेट्स 3D सिलिकेट्स में से कुछ सिलिकॉन एटम हटा के अपन जब एल्यूमिनियम एटम लगाते हैं
तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इन्हीं को बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। याद आया होगा, एल्यूमिनोसिलिकेट 3 तरह के होते हैं, एक फेल्ड स्पार होता है, दूसरा जियोलाइट होता है और तीसरा जो है वो अल्ट्रामरीन्स होता है। याद आ गया, पढ़े थे ना, तीनों टॉपिक एक साथ पढ़े थे बेटा, सिलिकेट, सिलिकॉन्स एंड एल्यूमिनोसिलिकेट, ठीक है ना। फेल्डस्पार के बारे में बताया था, ड्यू टू हाई सिलिका कंटेंट दे आर यूज्ड टू मेक ग्लास और सिरेमिक्स एंड एज अ रिफ्रैक्टरी। याद आया, जो हीट एब्जॉर्बर होते हैं रिफ्रैक्टरी उनकी फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर अपन बात करें जियोलाइट, तो ZSM5 जो है वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर लिखा हुआ भी है, NCERT का पॉइंट है। जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन। और ZSM5 वो कैटलिस्ट है, उस टाइप का जियोलाइट है जो कि अल्कोहल्स को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है ना। इसके अलावा ये जो जियोलाइट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गए, वाटर के डिटेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, वाटर हार्डनेस, जो कि हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में अपन ने पढ़ा था, वाटर हार्डनेस रिमूव करने के लिए सोडियम जियोलाइट का यूज़ करते हैं। सोडियम जियोलाइट पे से अपन कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला हार्ड वाटर पास करते हैं, तो सोडियम पानी में आ जाता है और जियोलाइट कैल्शियम मैग्नीशियम को ट्रैप कर लेता है। इस तरीके से वाटर की हार्डनेस खत्म हो जाती है और वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रामरीन्स की बात करें तो अल्ट्रामरीन्स कलर्ड स्टोन होते हैं, ठीक है ना। लापिस लजुली नाम का एक स्टोन मैंने बताया था, ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन बताया था। इन स्टोन्स को यूज़ किया जाता है पेंट बनाने में, इनको क्रश कर लेते हैं, क्रश करके और इनसे पेंट बनाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कलर्ड स्टोन होते हैं, बड़े ही सुंदर कलर के स्टोन होते हैं, ठीक है। इसी के साथ अपना एल्यूमिनोसिलिकेट भी खत्म होता है और अपना कार्बन फैमिली कंप्लीट होती है। क्वेश्चंस करिए, NCERT पढ़िए और पी ब्लॉक पार्ट 1 के अंदर जो है अपन को डिस्कस करना है, मतलब आपको जाके उसके अंदर से पढ़ना है क्या क्या सिलिकेट, सिलिकॉन। अगर याद नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो आप उनको पढ़िए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो उसको पढ़िए, पूछिए, ठीक है ना। और NCERT की एक एक लाइन आप उसको चेक करते चले जाइए, सर ने पढ़ाई नहीं पढ़ाई, सर ने समझाई नहीं समझाई, है ना। और अगर फिर भी कोई अगर दिक्कत रहती है, वैसे मैंने सारे पॉइंट कवर किए, फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप है ना बिल्कुल बेझिझक मुझे मैसेज करिए और मुझसे पूछिए, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर।